ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मतलब आज की ये गहन चर्चा एक ऐसी चीज पर है जिसे हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, पर शायद ही कभी उस पर गहराई से बिल्कुल। गहराई से सोचते हैं। जब कोई हाईवे पर सफर कर रहा हो और बगल से कोई 18 पहियों वाला भारी भरकम ट्रक गुजरे, तो जमीन में जो कंपन होता है ना, वो महसूस होता है। एकदम सही। या फिर कोई मालगाड़ी रेलवे क्रॉसिंग से जा रही हो, उसकी जो गड़गड़ाहट होती है उसमें एक अजीब सी कच्ची ताकत का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा अदृश्य बल उस टनों भारी मशीन को खींच रहा है। बिल्कुल। तो आज हमारा उद्देश्य यही है, बिना किसी भारी तकनीकी शब्दावली में उलझे इस बात को समझना कि ये भारी मशीनें आखिर इतनी आसानी से विशाल वजन कैसे खींच लेती हैं। और इसके लिए हमारे पास आज जो स्रोत हैं वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के काफी विस्तृत नोट्स और तकनीकी दस्तावेज हैं। हाँ, इन दस्तावेजों में इंजन की कार्यप्रणाली को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है और मुझे तो इस बात पर बहुत हैरानी होती है कि कैसे सिर्फ हवा को दबाने से एक पूरी की पूरी ट्रेन चल सकती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के कुछ बहुत ही बुनियादी नियम हैं जो हमारे आसपास मौजूद इन भारी मशीनों की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से परिभाषित करते हैं। तो चलिए इस डीजल चक्र या कहें डीजल साइकिल के रहस्यों को खोलते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं इसकी मूल अवधारणा से। हाँ, तो अगर हम शुरुआत करें तो इस डीजल चक्र को इंजीनियरिंग की भाषा में कांस्टेंट प्रेशर साइकिल या स्थिर दबाव चक्र भी कहा जाता है। सही कहा। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ऊष्मा या हीट इंजन में जोड़ी जाती है वो एक स्थिर दबाव पर ही जोड़ी जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें इंजन के उन 4 मुख्य चरणों या प्रोसेस को देखना होगा जो लगातार काम करते हैं। तो चलिए एक एक करके इनका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला चरण, जिसे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या रुआधोष्म संपीड़न कहते हैं। मैं इसे आसान भाषा में समझाती हूँ। इंजन के अंदर एक सिलेंडर होता है और उसमें एक पिस्टन। हाँ। इस पहले चरण में पिस्टन सिलेंडर के बिल्कुल निचले हिस्से से, जिसे बॉटम डेड सेंटर या बीडीसी कहते हैं, वहां से ऊपर टॉप डेड सेंटर की ओर जाता है। और सबसे बड़ा रहस्य तो यहीं छिपा है ना? एकदम, क्योंकि इस समय सिलेंडर में कोई ईंधन या डीजल नहीं होता। मतलब सिर्फ हवा। हाँ, केवल शुद्ध हवा को अंदर लिया जाता है और उसे बहुत ही ऊंचे दबाव पर दबाया जाता है। और जब हवा को इतनी ताकत से दबाया जाता है तो जाहिर है वो बेहद गर्म हो जाती है, इतनी गर्म कि उसका तापमान डीजल के ऑटो इग्निशन तापमान को पार कर जाता है। ऑटो इग्निशन मतलब स्वतः जलने वाला तापमान, बिना किसी चिंगारी के। बिल्कुल, बाहर से कोई स्पार्क प्लग नहीं चाहिए। वाह, तो बस शुद्ध हवा को इतनी जोर से दबाया कि वो आग उगलने के लिए तैयार हो गई। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चरण, प्रोसेस 2 to 3, जिसे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन या स्थिर दबाव पर ऊष्मा का जुड़ना कहते हैं। मैं तो इसे इंजन का मैजिक मोमेंट कहूंगा। मैजिक मोमेंट कहना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जब हवा उस भयानक गर्मी और दबाव पर होती है तभी फ्यूल इंजेक्टर अपना काम शुरू करता है। वो डीजल को अंदर भेजता है। हाँ, लेकिन किसी धार की तरह नहीं। डीजल को एक बहुत ही बारीक फुहार या मिस्ट के रूप में छिड़का जाता है। और जैसे ही वो ठंडी फुहार उस खौलती हुई हवा के संपर्क में आती है, डीजल बिना किसी स्पार्क प्लग के अपने आप जल उठता है। एक जोरदार धमाका। धमाका नहीं, और यही तो डीजल साइकिल की सबसे खास बात है। अच्छा। हाँ, पेट्रोल इंजन की तरह यहाँ अचानक धमाका नहीं होता। जब डीजल जलता है और गैसें फैलती हैं तो दबाव को स्थिर रखने के लिए वो कांस्टेंट प्रेशर वाला नियम। बिल्कुल, दबाव स्थिर रखने के लिए पिस्टन धीरे धीरे नीचे सरकना शुरू करता है। मतलब ये किसी बेहतरीन कोरियोग्राफी की तरह है। हवा और ईंधन एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ काम कर रहे हैं। एकदम सही। गैसें फैल रही हैं और पिस्टन उन्हें जगह दे रहा है ताकि प्रेशर ना बढ़े। क्या बात है। और फिर आता है तीसरा चरण, जिसे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन या रुआधोष्म विस्तार कहते हैं। इसे ही आम भाषा में पावर स्ट्रोक कहा जाता है ना? जी हाँ, यही वो पल है जहां जलती हुई गैसें पूरी ताकत से पिस्टन को नीचे धकेलती हैं। मतलब इंजन को जो असल कार्य या वर्क मिलता है जी, जिससे पहिए घूमते हैं जी, वो इसी पावर स्ट्रोक से प्राप्त होता है। अद्भुत। और फिर आखिरी चरण क्या है? प्रोसेस 4 to 1, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। स्थिर आयतन पर ऊष्मा का निकलना। इसमें निकास या एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। पिस्टन सबसे नीचे होता है तो आयतन स्थिर रहता है और बची हुई गर्म बेकार गैसें सीधे साइलेंसर से बाहर निकल जाती हैं। बिल्कुल।
और फिर ये पूरा चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। ये सच में एक यांत्रिक चमत्कार है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, मतलब ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, पर इस पूरे चक्र की दक्षता या एफिशिएंसी का भी तो कोई गणित होगा। बहुत ही सटीक गणित है। डीजल चक्र की दक्षता कोई तुक्का नहीं है, ये एक फॉर्मूले पर आधारित है। तो ये किन चीजों पर निर्भर करती है? मुख्य रूप से 3 चीजों पर। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है कंप्रेशन रेशियो, जिसे R कहते हैं, जो कि डीजल इंजनों में काफी ज्यादा होता है, लगभग 15 से 22 के बीच। सही कहा। और दूसरी चीज है कट ऑफ रेशियो, जिसे ग्रीक अक्षर रो से दर्शाते हैं। कट ऑफ रेशियो, ये वो सटीक बिंदु है जहां ईंधन की सप्लाई बंद कर दी जाती है। बिल्कुल। इंजेक्टर कितनी देर तक डीजल छिड़कता है, ये उसी का अनुपात है। और तीसरी चीज है गामा, जो हवा के गुणों से जुड़ी है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? सुनने वालों के लिए इस गणित का व्यावहारिक अर्थ क्या है? कि हम ओटो चक्र यानी पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल चक्र का कंप्रेशन रेशियो बहुत अधिक रख सकते हैं। पेट्रोल इंजन में हम 15 से 22 का कंप्रेशन रेशियो क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि पेट्रोल इंजन में हवा और ईंधन दोनों एक साथ दबते हैं। अगर उन्हें इतना दबाया गया तो स्पार्क प्लग के चिंगारी देने से पहले ही वो गर्मी से जल उठेंगे, जिसे इंजन नॉकिंग कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन डीजल में तो हम चाहते ही हैं कि सिर्फ हवा दबे और इतनी गर्म हो जाए कि ईंधन खुद जल उठे। यही वो गुप्त गणित है जो डीजल इंजनों को उनकी असीम ताकत देता है। हाँ, ऊंचे कंप्रेशन रेशियो का मतलब है अधिक तापीय दक्षता और अधिक ताकत। यहाँ ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम पेट्रोल पर चलने वाले ओटो चक्र और डीजल चक्र के बीच एक महामुकाबला कराएं, तो कई सारे स्पष्ट अंतर सामने आते हैं। जैसे सबसे पहला अंतर तो ऊष्मा के जुड़ने का ही है। ऑटो साइकिल में ऊष्मा कांस्टेंट वॉल्यूम यानी स्थिर आयतन पर जुड़ती है, जबकि डीजल में कांस्टेंट प्रेशर या स्थिर दबाव पर। और दूसरा अंतर कंप्रेशन रेशियो का, ऑटो में काफी कम होता है, शायद 6 से 10 के बीच। हाँ, 6 से 10। जबकि डीजल में ये 15 से 22 तक जाता है। और ईंधन की सप्लाई भी तो अलग है। ऑटो में कार्बोरेटर या इंजेक्शन के जरिए हवा और ईंधन का मिश्रण पहले ही बनकर सिलेंडर के अंदर आता है, जबकि डीजल में पहले केवल हवा अंदर आती है, उसे दबाया जाता है और ईंधन सबसे अंत में इंजेक्ट होता है। और इग्निशन का तरीका भी अलग है। ऑटो को आग लगाने के लिए स्पार्क प्लग चाहिए, और डीजल सिर्फ संपीड़न यानी कंप्रेशन की गर्मी से ही जल उठता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो कि रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। भारी मशीनों में डीजल ही क्यों? इसका जवाब इसी विज्ञान में छिपा है। अधिक कंप्रेशन रेशियो और स्थिर दबाव पर ईंधन के जलने के कारण डीजल इंजन बहुत अधिक टॉर्क पैदा करते हैं। टॉर्क मतलब खींचने वाली वो कच्ची ताकत। बिल्कुल। यही कारण है कि भारी भार उठाने के लिए, जैसे ट्रैक्टर, मालगाड़ी और ट्रकों में, हमेशा डीजल इंजन का ही उपयोग होता है, पेट्रोल का नहीं। पेट्रोल तेज गति दे सकता है, पर भारी वजन खींचने का टॉर्क डीजल ही देता है। मतलब सड़क पर चलते हुए किसी भारी ट्रक की वो आवाज महज एक शोर नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो आवाज स्थिर दबाव और रुआदोष्म संपीड़न का एक जीता जागता वैज्ञानिक चमत्कार है। हाँ, हर बार जब आप वो गड़गड़ाहट सुनते हैं तो असल में आप थर्मोडायनामिक्स को काम करते हुए सुन रहे होते हैं। ये ज्ञान सच में रोजमर्रा की मशीनों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। एकदम बदल देता है। खैर, इस चर्चा के बिल्कुल अंत में स्रोत में दिए गए एक बेहद दिलचस्प संकेत का जिक्र करना चाहूंगा। वो क्या है? जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा इंजन हो जो ऑटो यानी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजनों का एक मिश्रण हो, जिसे इंजीनियरिंग में ड्यूअल साइकिल या ड्यूअल साइकिल कहा जाता है। ओहो, ये तो एक बहुत ही भविष्यवादी सोच है ना? कल्पना कीजिए कि एक ही इंजन में स्थिर आयतन की वो तेजी और स्थिर दबाव का वो भारी टॉर्क, दोनों के फायदे मिले। ये तो इंजनों की दुनिया में तहलका मचा सकता है। और ये बात भी सोचने वाली है कि ये भविष्य के इंजनों के टेस्टिंग पैरामीटर्स, जैसे कि ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को किस तरह से बदल कर रख देगा। ये सच में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसे सुनने वाले इस डीप डाइव के खत्म होने के बाद खुद अपने दिमाग में टटोल सकते हैं। बिल्कुल। क्या भविष्य का आदर्श इंजन इन दोनों चक्रों का एक परफेक्ट हाइब्रिड होगा? इसी आश्चर्य और इस वैज्ञानिक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा का समापन करते हैं। अगली गहन चर्चा तक विज्ञान के इन चमत्कारों पर विचार करते रहिए। एकदम। और अपने आसपास की दुनिया को इस नई वैज्ञानिक दृष्टि से देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली बार।